अंग्रेजों के जमाने के जेलर। ना ना मुझसे भी आगे के जेल में तो लड़कों के साथ भी रेप कर लेते हैं। जहाँ पे 18 से 21 साल तक के बच्चे हैं उसमें सोडोमी 80% तक है। बाप रे। हमने कंडोम रखे वहाँ पे, कंडोम रखे, बड़ा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था कि आप कंडोम रख रहे हैं। जेल में कैदियों के बीच में अफेयर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सुंदर महिला है, वो जेल गई है, किसी कैदी को वो लड़की अच्छी लग गई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पैसे के रसूख पे वो उसकी इज्जत लूट ले? जेल में सेक्स वर्कर्स आते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि जेल में अभी कोई कैदी हो जिसके पास iPhone 16 पड़ा हो सकता है। मैं तो हमारे टाइम पे हाई टेक्नोलॉजी टीवी हो। अरे ये तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं। मैं तो आपको सैटेलाइट उसकी फोन की बात कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार के अंडर आता है जी। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री अब तिहाड़ में चला गया। ये बड़ी यूनिक चीज हुई थी। तिहाड़ का मालिक ही तिहाड़ के जेल में। अब अफजल के टूवर्ड इतने सॉफ्ट क्यों थे? आप अफजल को लेकर रो क्यों रहे थे? ऐसा हो सकता है कि जेल में बैठे कोई हमारा पॉडकास्ट भी देखे। बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल। जैसे लॉरेंस बिश्नोई पे स्टोरी बनाते तो लॉरेंस इंदर भाई देख कह रहे शुभाकर भाई क्या बढ़िया स्टोरी बनाई है इस बार। अब मैं जैसे कई मैंने गैंगस्टर का नाम लिया तो वो गैंगस्टर देखे यार मेरा नाम ले रहा है वहाँ पे, चलो अब सुनील जी को जो अपने अगला निशाना इन्हीं के ऊपर लगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अफजल गुरु की फांसी के बाद आप घर पे आकर रोए भी थे। हाँ, मैं इसलिए रोया था। उसने ना कुछ एक नहीं, वैसे तो देखो कोई भी किसी की फांसी का होता है तो ये भी आपको पढ़ा मैंने। आप परिवार में गए, आप रोए, फिर अपने फैमिली को हक वक किया। देखिए क्या हुआ कि उसने मेरे को जैसे पर्सनली आपने बहुत ठीक कहा। उसने कहा कि मेरे को आपकी आंखों में कंपैशन नजर आ रहा है। मुझे बहुत लोग कहते थे कि आपकी आंखों में कंपैशन नजर आ रहा है, आप जेलर तो लगते ही नहीं हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कंपैशन नजर आना चाहिए। उसके बाद उसने कहा कि मैं जब नूज मेरे गले में डालेंगे तो तब एक थैला डाल देते हैं काला उसके सिर के ऊपर, उसके बाद लटकाते हैं। कहते तब तक आप मुझे अपनी आंखों में देखते रहने देना। मैं ठीक है। उसके बाद उसने कहा सर दर्द ना हो। मैंने कहा देखो फांसी के उसमें जो दर्द होती है वो तो दर्द होगी, कहते जरा आराम से वो करना। मैंने कहा वो तो सब होगा। उसके बाद क्या है कि उसने जब मुझे ये बात कही थी कि मैं आतंकी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जैसे आप देशभक्त हो वैसे मैं देशभक्त हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा उतना ही हिंदुस्तानी हूँ जितने आप हिंदुस्तानी हो। ये चीजें मेरे वर्बेटम मेरे दिमाग में गूंज रही थी। उसके बाद उसने जो है, मैंने पहली बार ऐसा देखा था कि कोई आदमी लटकने जा रहा है और वो गाना गा रहा है। आप देखें उसको चाय वगैरह कौन सा गाना था? चाय वगैरह उसको पिलाई, तो चाय पिलाई तो उसके बाद फिर उसने ना हंसना शुरू कर दिया। तो क्या उसने गाना गाया, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। ये बादल पिक्चर थी बॉलीवुड की, बड़ी चली थी। संजीव कुमार इसमें ये रोल कर रहा था जिसने गाना गाया। तो उसने ये गाना गाना शुरू कर दिया। मैंने पहली बार देखा था कि कोई बंदा लटकने जा रहा है, और नहीं तो ज्यादातर होते हैं बड़े डिप्रेस होते हैं, और पहली बार ऐसा देखा कि वो गाना गा रहा है। और फिर उसने जो ये कहा कि मैं भी ऐसा ही, जैसे आप एक देशभक्त हो मैं भी वैसा देशभक्त हूँ, ये सब चीजें कहा। और फिर उसने, आप एक और चीज देखो, उसने कहा कि फलां फलां अफसर ने, जम्मू कश्मीर पुलिस का है, उसने मुझे फंसाया है ना। मैंने उसका नाम भी लिखा अपनी किताब में। और आप देखो बाद में वही वाला पुलिस ऑफिसर अभी भी जेल में है, शायद वो डीएसपी था, वो अभी भी वहां जम्मू कश्मीर की जेल में है, क्योंकि वो लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाता था। तो फिर जब वो गया मैं घर पे, क्योंकि एक तो थका हुआ था बड़ा, तो मैंने जब वो गाना सुना, वो गाना मैंने कई बार सुना होगा आप, एक अच्छा गाना था कि आप अपने लिए तो जानवर भी जीता है, आपने जीना तो दूसरों के लिए जियो। वो गाना मैंने कई बार सुना, पर मैं अपना इमोशंस को जो है ना रोक नहीं पाया। तो मेरी इमोशन है तो मेरे बच्चे वगैरह वो तो मेरी आंखें देख के। अफजल के बच्चों से मिले कभी आप? नहीं। अफजल गुरु के बेटे ने कभी मुलाकात करने की कोशिश की आपसे? नहीं, मेरे को बल्कि किसी पत्रकार का फोन आया था कि उनका भाई जो है वो आपका नंबर मांग रहा है, तो मैं नंबर दे दूं, मैंने मना कर दिया था। आपने राम सिंह वाले केस में कहा था कि फांसी हो सकता ना हो, मर्डर हो। आपका अपना कन्विक्शन ही कहता है। मैं आपके कन्विक्शन पे ही पूछ रहा हूँ। आपकी नजर में, अपनी गट फीलिंग में, जितना आपने का अनुभव था जेल के अंदर अफजल गुरु के साथ, कहीं आपको लगा कि वो आतंकवादी ऐसा हो कि ना हो?
नहीं, देखें क्या है कि मेरा अपना कोई विचार बनाने का कोई अपना एक सोचने का कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ उसने बताई थी कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, तो वो वाली चीज़ उसकी जो, क्योंकि लोग कहते हैं, हमारा कानून भी ये कहता है कि एक आदमी जब मरने के नज़दीक है, तो जो झूठ नहीं मरता हुआ आदमी झूठ डाइंग नहीं बोलता है। डिक्लेरेशन जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलता। डाइंग डिक्लेरेशन जैसी होती है, दिस वाज आल्सो ए सॉर्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। तो उसने मुझे जो कहा कि मैं भी बिल्कुल भारतीय हूँ, और फिर उसने जो है कहना माना। मैंने उसको कहा, देखो तेरे जाने के बाद दंगे भी हो सकते हैं कश्मीर में, तो एक पीस के लिए जो है वहाँ पे चिट्ठी लिख दे। उसने पब्लिक पीस के लिए चिट्ठी लिखी, अपनी घरवाली को चिट्ठी लिखी, हर एक चीज उसने मानी। और फिर ऐसे हंसते हुए गया, मतलब जैसे गाना गाते हुए गया। तो ये चीज मेरे को ना, क्योंकि मेरे तोड़ लिए, गई अंदर से। तो हाँ, मेरे को मतलब मैं पहली बार मैंने ऐसे देखा था कि कोई प्रिजनर ऐसे 8 फांसियां देखी थी। बल्कि मैंने तो ये भी सुना था कि जब फांसी होती है लोग भागते हैं इधर उधर, हाथ छुड़वा के भागते हैं, या फांसी हुई तो सिर ऊपर रह गया, बॉडी नीचे गिर गई। तो ऐसा वो सुना है मैंने, मेरे से पहले हुआ था। पर ये बिल्कुल एक अलग सा केस था, तो जिसने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। इमोशनल करने के का फिर जो मैं कराई किया, मैं अपनी घरवाली के साथ, बेटी के साथ काफी देर तक हम कराई करते रहे। सारी बातें मान ली अफजल गुरु ने आपकी। सारी बातें नहीं, हंसते मतलब हुए गया, जो मतलब वो जो गया हंसते हुए गया। तो ये चीज मैंने पहली बार देखी थी, क्योंकि गाना गाते हुए जो है जा रहा है। ये मकबूल भट्ट से लेकर अफजल गुरु, निर्भया से लेकर निठारी, गजब बेइज्जती है। रंगा बिल्ला, और ऐसी अनगिनत कहानियां जुड़ी हैं तिहाड़ से। वो तिहाड़ जिसका नाम सुनकर बाहर तो लोग कपकपा जाते हैं, लेकिन उसके अंदर की एक दुनिया है जो अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक कहानी जो अभी एक वेब सीरीज के माध्यम से आई है, और उस कहानी को कहने वाले शख्स जो है वो फिलहाल हमारे साथ है। जेलर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आदमी जिसने किसी का रेप किया है, मर्डर किया है, गला काट दिया है, या कोई और खूंखार काम किया है, उसको आप जेल में पूजा पाठ करवा रहे हो, गेम खिलवा रहे हो, किताब पढ़वा रहे हो, ये बड़ा असहज, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे ये। आप देखें क्या करेंगे। आप देखो, जितना आप उसको हमें तो मारोगे, लगा था कि जेल का मतलब प्रताड़ना होता है। नहीं नहीं, आप जितना उसको मारोगे, अब जितना एक आदमी गलत काम करके आया है, अज्ञानता में किया है, या अपनी आदत, या उसको जैसे संस्कार मिले हैं, उसने ऐसा गलत काम किया है, और अगर आप भी उसके साथ गलत काम कर रहे हो, तो आप मान के चलो कि आप उसको बहुत बड़ा क्रिमिनल बना रहे हो, और बाहर जाके वो जेल से जब निकलेगा बहुत बड़ा क्रिमिनल बन के निकलेगा, और बिल्कुल सोसाइटी में एक हाहाकार मचा देगा। लेकिन है कि जहाँ बंदे जो है, दो बच्चे जो हैं, आपस में मिल के अपनी स्वेच्छा से, ज्यादातर तो ये होता है, होती धमकी से है, जो दोनों इकट्ठे रात को सोते हैं, एक ही कंबल में सो गए और सेक्स कर रहे हैं। तो उन्होंने, जो एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने कहा था 80% जो बच्चे हैं ये आपस में सेक्स करते हैं। तो हमने फिर सोचा कि अब क्या करें। उन दिनों में क्या है, HIV का बहुत ज्यादा प्रकोप था। ये बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1994 की। तो हमने कहा क्या करना चाहिए। हमने फिर एक आइडिया आया कि हमें कंडोम जो है रख देनी चाहिए। पहले तो हमें बड़ा ऑब्सक्योर सा आइडिया लगा कि कंडोम आप रख रहे हैं, तो पर हमने कहा इसके रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सोडोमी उन्होंने करनी है। सोडोमी का ये बाई चॉइस थी या जबरदस्ती थी? ये ज्यादातर तो जबरदस्ती होती थी। हाँ, कि कोई बड़ा हाँ, गुंडा है, उसको पर पसंद है। इसको हम जबरदस्ती कह नहीं सकते थे, क्योंकि रिपोर्ट कोई नहीं करवाता था। बड़े गुंडे के खिलाफ रिपोर्ट क्यों करवाएगा? जैसे आप बता रहे हैं, बड़े गुंडे के खिलाफ रिपोर्ट कोई नहीं करवाएगा। तो हम कहते भी थे उसको कि आप रिपोर्ट करवाओ। अगर हमें पता लगता भी था, हम अगर केस कर भी देते थे कि सोडोमी इसके साथ हुई है, पर वो बच्चा जो है जाके मुकर जाता था। मतलब ये सच है कि जेल में ऐसे भी अपराधी होते हैं जिन्हें लड़कों का शौक होता है? हाँ, ये तो देखें, इसके ऊपर जो सोडोमी और उनके साथ जबरदस्ती वो करते हैं, सोडोमी अनलेस एंड अनटिल वो पैसे वाले हो या उनका कोई माई बाप हो जो जेल में बचा ले उनको। सोडोमी की बात अगर आप सुप्रीम कोर्ट का केस पढ़ेंगे, एक संजय सूरी वर्सेस दिलैंड स्टेशन केस है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज की रिपोर्ट है, जिसमें उसने कहा था कि जो छोटे बच्चे हैं, उनको जो है हैबिचुअल प्रिजनर्स के पास भेजा जाता था सेक्स डिजायर के लिए। तो मैं जो आपको बता रहा था, हमने कंडोम रखे वहां पे, कंडोम रखे। बड़ा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था कि आप कंडोम रख रहे हैं। तो कंडोम जब रखे, तो उसमें एक किसी ने PIL लगा दी दिल्ली हाई कोर्ट में
कि आप कंडोम रख के आप जो है उनको एक न्योता दे रहे हो कि आप बढ़ावा दे रहे हो। बढ़ावा दे रहे हो। काफी देर तक चलता रहा, हम भी केस लड़ते रहे, अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने ये बात मानी नहीं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, सोडोमी होती है और काफी ज्यादा होती है। आप जितनी कम कर सकते हो वो आपकी सफलता है। जेल में जैसे आपने कहा तिहाड़ में फीमेल के लिए अलग जेल है, मेल के लिए अलग जेल है। हाँ, इनका आपस में मिलना जुलना होता है? जेल में कैदियों के बीच में अफेयर होते हैं? नहीं, इसमें क्या होता है कि अगर किसी का मियाँ बीबी दोनों जो है अगर जेल में आ गए तो हफ्ते में एक बार वो मिल सकते हैं, पर फिजिकली नहीं मिल सकते। बीच में एक ग्रेटेड आयरन वो होता है जिसमें कि वो एक तरफ मेल होता है, एक तरफ फीमेल होती है, बात होती है। और वैसे आपस में मेल कैदी फीमेल कैदी से नहीं मिल सकते? नहीं, अनलेस कि आपकी रिलेशनशिप है, कोई बाप बेटे का है, बाप बेटी हो गया, बाप बेटी का हो गया। नहीं मैं प्यार मोहब्बत वाले केस में बात कर रहा हूँ। प्यार मोहब्बत के केस में नहीं। तो जैसे मान लीजिए कोई सुंदर महिला है, वो जेल गई है। हाँ, अब जेल में सारे काम हो रहे हैं। हाँ, ड्रग्स भी आ रहा है, नशा भी आ रहा है, फोन भी चल रहा है, हाँ, मीटिंग भी चल रही है, मुलाकात भी हो रही है। अब किसी कैदी को वो लड़की अच्छी लग गई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पैसे के रसूख पे वो उसकी इज्जत लूट ले या उसको फिजिकली असॉल्ट कर दे? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये कभी नहीं हो सकता है, आपने वर्ड का है, हो सकता है, मैं तो बहुत कुछ हो सकता है, पर मैंने ऐसा, जो मेरा 35 साल का टेन्योर रहा है तिहाड़ के साथ, ऐसा हुआ नहीं। जेल में सेक्स वर्कर्स आते हैं? हाँ। कैसे? पुलिस पकड़ती है उनको तो जेल में आते हैं। नहीं, किसी की डिमांड पे? अरे नहीं, उस पे नहीं, मैंने सेक्स वर्कर एज ए क्रिमिनल आते हैं। कई सारे मैं गरीब हूँ। सुकेश चंद्रशेखर का हम सुन रहे हैं वहां पे, वो पूरी जेल को एक तनख्वाह तो गवर्नमेंट की लेते थे, एक तनख्वाह वो देता था। जब आप एक तनख्वाह सुपरिटेंडेंट से लेके नीचे तक के उनको आप दे रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके की तो इसीलिए वो जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस थे उनके यहाँ लव बाइट्स बनी थी। हाँ, अब तिहाड़ दिल्ली सरकार के अंडर आता है जी। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री अब तिहाड़ में चला जाए। ये बड़ी यूनिक चीज हुई थी। मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली पहले तो आप तिहाड़ का मालिक ही तिहाड़ की जेल में, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, दिल्ली का जेल मंत्री वो जेल में था। तो जब जेल मंत्री जेल में आएगा या मुख्यमंत्री जेल में आ गया, जेल तो उन्हीं की है। पर हमारे होगी अंदर लोगों की। हाँ, पर देखिए हमारा जो प्रिजन एक्ट है, प्रिजन एक्ट में पावर जो है उन्होंने सारी एलजी के पास कंसंट्रेटेड है। अब उसने सतेंद्र जैन बेचारे ने अगर थोड़ी मालिश वगैरह करा ली, तो मालिश वगैरह बड़ी आम बात होती है, या फ्रूट काट के दे दिए उसको, बड़ी आम बात होती है, बहुत आम बात होती है। ये तो बीजेपी वालों ने सीसीटीवी पर उसका सीसीटीवी से निकलवा लिया और उसकी इतनी ज्यादा वो प्रचार कर दिया। ये बड़ी आम बात होती है। जो कुछ भी जो सत्येंद्र जैन के साथ हो रहा था, इवन तो रूल्स के खिलाफ है, पर कोई भी पैसे वाला आदमी आता है तो हमारे जो गरीब लोग बंदी होते हैं, ये उनसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं सेवा करके, ताकि अगर बाहर निकलेंगे दिल खुश हो जाए, तो हमारे बच्चे को नौकरी दे दें। मेन होता है बच्चे को नौकरी दे दें या कुछ और ऐसा हो जाए, इसलिए पूरी इनकी सेवा होती है। बड़ी आम बात है, पर उस चीज को इतना इन्फ्लेटेड करके दिखाया गया, क्योंकि बाहर वालों को नहीं पता ना कि अंदर आपकी एक अलग दुनिया चल रही है। हाँ, नहीं, बाहर वालों को देखिए दुनिया, यहाँ तो हम सोच रहे हैं मंत्री जी गए सजा भोगने, हाँ, वहां देख रहे हैं बढ़िया अंगूर कटा रखा है, सेब कटा रखा है, एक आदमी पैर में बैठ के तेल लगा रहा है। तो आप ऐसे बताओ, आप जेल भोगने का मतलब क्या समझते हो? अब जेल का मतलब आप सजा यातना कर रहे हो, इतनी प्रताड़ना से क्या रहे हो? क्या मतलब आपको दिन रात काम करवाया जा रहा, अकेले बैठा दिया गया, फ्रस्ट्रेट हो गए। एक एक करके मैं आपको जवाब बताता हूँ। जेल का मतलब ये है, एक तो पहली बात है, आप हर एक से काम नहीं ले सकते। हर एक जेल को ना एक सेशन जज उसका इंचार्ज होता है जेल का। दिल्ली में क्या, भारत में एक सेशन जज होता है जो एक जेल का इंचार्ज होता है। जैसे 16 जेलें हमारे यहाँ, तो 16 सेशन जज हो गए, ओपन जेलें हैं तो करके 20 जज होंगे जो कि जेलों के इंचार्ज होते हैं। वो जेल विजिट करते हैं और जेल विजिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं हाई कोर्ट को, जिसमें वो बताते हैं कि सब कुछ ठीक था, जिसको सब अच्छा कहते हैं, जेल में सब कुछ ठीक था। तो जैसे आप कैदी जो होता है, आप खाली कैदी से काम करवा सकते हो, अंडर ट्रायल से आप काम नहीं करवा सकते। ओके, ठीक है, आप मानोगे नहीं, अंडर ट्रायल सारे जो है, आप भी कह रहे थे कि 88% तो अंडर ट्रायल है। हाँ, मैंने आपको बताया, आपने अच्छी बात है, आपने याद रखा है, 88 नहीं 82%, 82% अंडर ट्रायल है। उनसे काम आप करवा नहीं सकते, जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते अनलेस कि वो लिख के दे। ज्यादातर अंडर ट्रायल, जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं,
आप अभी टीवी चला दो, हमारे घंटों लग जाएंगे वो टीवी देखते हो, हम बैठे रहेंगे साथ, खा भी रहे हैं कुछ और चाय भी पी रहे हैं और लग जाए। ऐसे ही प्रिजनर जो होते हैं अपना टाइम बिताते हैं, वो टीवी देखते रहते हैं। हर टीवी बड़े लेविशली हर एक टीवी जेल में में क्या, जेल में टीवी में लोग क्या देखते हैं? टीवी में खाली टीवी का मतलब दूरदर्शन नहीं है उसमें, गाना जैसे सुनते हैं, न्यूज़ नहीं पिक्चर पूरा देखते हैं। इंटरनेट होता है, मतलब पूरा उसके साथ जो है जो चैनल्स होते वहां भी हैं। टाटा स्काई लगवा दी हाँ हाँ, 20-25 के करीब चैनल जो है हर एक टीवी के साथ होते हैं। आपकी जो पसंद का, आप स्पोर्ट्स चैनल देखना चाहते हो आप स्पोर्ट्स चैनल देखो, आप जियोग्राफिकल चैनल देखना चाहते हो वो देखो। तो ऐसा हो सकता है कि जेल में बैठे कोई हमारा पॉडकास्ट भी देखे? बिल्कुल देख सकता है, बिल्कुल। जैसे लॉरेंस बिश्नोई पे स्टोरी बनाते तो लॉरेंस अंदर भाई हाँ, देख कह रहे हाँ। कि अरे शुभाकर भाई क्या बढ़िया स्टोरी बनाई यार इस बार अब तुमने। मैं जैसे कई मैंने गैंगस्टर का नाम लिया तो गैंगस्टर देखे, यार मेरा नाम ले रहा है वहां पे, चलो अब सुनील जी को जो अपने अगला अगला निशाना इन्हीं के ऊपर लगाते एक पेटी मंगवा लेते हैं। हैं। तो जेल में ज्यादातर कैदी जो है खाली बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता, तो या खेलें या तो नहीं तो सारा दिन टीवी देख रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं या अपने केस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। खाली जो है कन्विक्टेड होते हैं, जो कि बहुत, मैंने आपको बताया 18% है। खाली कन्विक्टेड से आप काम ले सकते हो, जब आप काम लेते हो तो आप उनको रेमिशन देते हो, आप उनको वेजिस देते हो। और बहुत सारे तो कैदी ऐसे हैं जिनके घर का खर्चा जो है, जो हम वेजिस यहाँ से मिलते हैं, अच्छे वेजिस मिलते हैं दिल्ली में। जेल में किस तरह से पैसा मिलता है? देखिए जेल में क्या होता है, 3 तरीके की लेबर होती है। तीनों लेबरों, 3 तरीके की जो लेबर है, हर एक का जो है अलग अलग रेट्स होते हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं वही रेट्स यहाँ पे प्रिजनर्स को मिलते हैं। मतलब बाहर कोई दिहाड़ी पे काम कर रहा है, 300 रुपया दिन मिल रहा है तो अंदर भी 300? हाँ, अंदर भी उसको 300 मिलेगा, पर उसमें से हम कुछ एक पैसा जो उसकी मेंटेनेंस का होता है उसको काट लेते हैं, जेल की मेंटेनेंस का। तो आप लगाएं, अगर किसी को 2000 या 200 300 400 रुपए रोज मिल रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, 400 रुपए 300 रुपए और 200 रुपए आपने उनको दे दिया, तो अगर उसके 10,000 रुपए महीने के बन रहे हैं तो इससे उनका घर का गुजारा भी जो है वो जेल की लेबर से चलता है। तो बाहर कई बेरोजगार ऐसे में वहाँ जानबूझ के भी अंदर आते होंगे। पर देखिए पर्सनल लिबर्टी हर एक को प्यारी होती है। आप हमारे यहाँ क्या हुआ था कि कुछ बेगर्स को इन्होंने किया था और जेल के अंदर रख दिया था। वो जेल से भाग गए थे, तो किसी ने कहा जेल में तो खाना मिल रहा था, इतना अच्छा खाना मिल रहा, जेल से क्यों भाग गए? बाद में पता लगा कि उनको आजादी। बढ़िया। हाँ। तो सत्येंद्र, हाँ, फिर वही सवाल मेरा क्या कि अगर मुख्यमंत्री आ जाए, जेल मंत्री आ जाए या और सरकार का मंत्री आ जाए तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं आप लोग मुहैया कराने तैयार रहते हैं? देखिए आजकल सुविधाएं जो होती हैं नीड के हिसाब से होती हैं। किसी टाइम पे बी क्लास सी क्लास होता था, या अगर आप और स्टेट्स में जाएंगे वहाँ पे ए क्लास भी है, स्पेशल क्लास भी है, बी पॉलिटिशियन के लिए स्पेशल क्लास है और स्टेट्स में अगर आप जाओगे, पर दिल्ली में खाली एक ही क्लास है। क्या क्या मिलेगा रूम में? रूम में आपको देखिए कोई फर्नीचर वगैरह नहीं मिलता। पहले अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए तो आपको टेबल भी मिल जाएगी, कुर्सी भी मिल जाएगी। स्कूल में किताबें तो बड़ा लेविशली देते हैं। उसके बाद अगर आप बीमार हैं तो आपको स्पेशल डाइट भी मिल जाएगी, मक्खन चाहिए आपको, अंडे चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, दूध मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि, रूल कहते हैं कि 10 बजे तक आप जो है लैंप जलाओगे, 10 बजे के बाद वो बंद कर देंगे। अगर आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 10 से बाद भी जो है आप अपना पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, आपके लिए वो रूल्स जो है आपके लिए रिलैक्स हो जाएंगे। हमारे यहाँ आपको बताऊं जो कंपटीशन होते हैं, एक प्रिजनर जो है हमारा आईएएस में वो सिलेक्ट हो गया था, उसने कंपटीशन दिया, कंपटीशन में सिलेक्ट हो गया और अब वो लगा हुआ है इसमें यूपी में किसी जगह पे एसडीएम वगैरह लगा हुआ है। वो क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी, आईएएस उसमें सिलेक्ट हुआ, रिटर्न में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद जब उसका वो होना था, इंटरव्यू होना था, तब तक उसकी बेल हो गई थी और बाद में उसका एक्विटल हो गया। तो एक्विटल होने के बाद जो है वो उसमें अब लगा हुआ है वहां पे। तो मोटा मोटा जो जेल समझ पा रहा हूं मैं कि अगर आपने पैसा छाप लिया है तो आप ऐसे कांड कर सकते हैं जिसमें जेल जाए, ताकि आपको जेल में आनंद आए, दिक्कत ना हो। और पैसा नहीं बनाया है तो कर्मकांड कम करें, क्योंकि बिना पैसे के जेल में जिंदगी दुश्वार है। पैसा है तो एक एवरेज लाइफ जेल के अंदर है। हाँ, एक नजरिया आप जो कह रहे हैं, आप ये नजरिया भी हो सकता है कि देखें क्या होता है जेल में, कई सारे मैं गैंगस्टर्स देखता हूँ, वो जेल में क्यों आते हैं,
उनको बाहर अगर खतरा नजर आ रहा होता है, उनको लगता है कि उनका जो अपोजिट गैंग है वो काफी स्ट्रांग हो गया है, उनको किसी टाइम पे मारा जा सकता है, तो वो अपने ऊपर केस बनवा के या केस उनका बना हुआ होता है अपनी बेल कैंसिल करवा के जेल में आ जाते हैं। और अंदर आप उन्हें टीवी दे देते हैं, टीवी दे देते हैं, उनको किताबें दे देते हैं, किताबें अगर चाहिए तो गैंगस्टर्स दूध वगैरह, दही मलाई मक्खन घी, दूध दी, मतलब अगर डॉक्टर लिख के देता है तो ये मिल जाता है। लिखवाना- डॉक्टर लिख, हाँ भाई साहब डॉक्टर लिख ही जब देता है। जेलर खरीद लेंगे तो या डॉक्टर क्या डर है? के मारे या जैसे भी है वो हाँ, कर लेते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट भेजने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। दूध दही मलाई घी, अच्छी बेडशीट, सिंगल रूम। बेडशीट नहीं देते, अच्छा। वो कंबल लोग देते हैं और दरी वगैरह देते हैं सोने के पैसा लिए। खर्चा और थोड़ा तो बेडशीट नहीं आ जाएगी? बेडशीट जनरली मैंने देखा है वो कंबल पे ही सो जाते हैं, और बाकी बेडशीट भी आ सकती है। कुछ कूलर वगैरह कुछ एक केस में मैंने देखा है। किसी रूम में एसी भी होता है? एसी लग ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप एसी लगाओगे सारी आयरन ग्रिल्स होती हैं। चलो थैंक गॉड कुछ तो रह गया है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। बाय डिफॉल्ट बचा हुआ है। बाय डिफॉल्ट बचा हुआ है। और ठंडी में ब्लोअर तो मिल जाता होगा, वो तो खाली प्लग लगाना होता नहीं, होगा। वो वैसे भी जो है आपके एग्जॉस्ट लगे होते हैं हर एक सेल में, एग्जॉस्ट आप चलाते हैं तो थोड़ा ठंडा हो ही जाता है। तो बाहर जो लोग रो रहे होते हैं कि बहुत अंदर दुखी हैं, अगर पैसे वाले हैं तो अंदर मजे में है। पैसे वाले सब जगह मजे में है, तो जेल उसमें एक्सेप्शन। सबसे हाई प्रोफाइल केस कौन है जो सबसे सुविधा मिली हो जेल में आज तक? अगर मैं सोचूं, हाँ। मैंने इतने हाई प्रोफाइल देखे हैं, तो सुब्रतो राय सहारा जो है, हाँ। उसको सारी फैसिलिटी जेल के अंदर मिली हुई सारी थी। मतलब जो हमने गिनाया? उनको क्या था, एक तो उनको जेल में नहीं रखा हुआ था, हाँ। उनको जो है कोर्ट कम्प्लेक्स में रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने काफी ज्यादा पैसा जो है इन्वेस्टर्स का देना था। तो उनका ये कहना था, उनका कोर्ट के आगे ये स्टैंड थी कि मुझे प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ेंगी, और मेरे ज्यादातर बायर्स जो है वेस्टर्न कंट्री में या ये यूरोप वगैरह में है, तो क्योंकि यहाँ टाइम का फर्क होता है, तो मुझे ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे मैं वीसी से बात कर सकूं, और जहाँ पे मैं मतलब जिसमें रात को जैसे बंद होने की बात होती है, हम हर एक प्रिजनर को बंद होना होता है, मुझे बंद ना करके मेरे को बाहर से ताला लगा के रखो। तो उसके केस में मैंने देखा था कि उसने लगभग सारी सुविधाएं उसको मिली हुई जैसे थी। क्या क्या सुविधाएं आप देख लें, जैसे खाने पीने की तो हो ही जाती है, खाने पीने की वो है, फिर एक दो बार हमने उसकी शराब वगैरह भी पकड़ी थी उससे, फिर उसको एक अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह रखने का कोर्ट ने हुक्म दिया था, क्योंकि टाइप वगैरह करना होता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह चलाना होता है, तो सेक्रेटरीट स्टाफ जो होता है, मेल या फीमेल वो आपकी मर्जी होती है, पर उसने फीमेल जो है एयर होस्टेस वगैरह उसकी जो आती थी वहाँ पे, मतलब इसके दूसरे मायने जो लोग सोच सकते हैं वो सोच ले, सही है वो। हाँ, तो यही मैंने सोचा था, इसीलिए मैं इसकी। और ये सारा कोर्ट के नॉलेज में था कि लड़कियां अंदर? कोर्ट के नॉलेज में नहीं था ये चीज। अच्छा। कोर्ट ने हुक्म कर दिया था, कोर्ट ने कहा था जैसे सेक्रेटरीट के लिए इनको जो है फैसिलिटी दे दो, तो अब वो उसमें एयर होस्टेस को बुला रहा है। तो ये सब चीजें देख के मेरा दिल इतना विचलित हुआ, मैं अरविंद जी के पास गया। मैंने सोचा कि अरविंद जी, मतलब आप ये कह रहे हो कि जेल के अंदर भी सुब्रतो राय को लड़कियां मिल रही थी? मुझे जो मेरी थी, एयर होस्टेस को बुला सकते थे। एयर होस्टेस जब आ रही है किस काम के लिए आ रही है? हाँ, मतलब आपकी बदल के एयर होस्टेस आ रही हैं, मतलब दिन में अगर 2 बार आ रही हैं, 3 बार आ रही हैं, तो वो किस लिए आ रही हैं? तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास गया, उनको मैंने बताया कि इसने जेल में सारी सुविधाएं ये ले रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने अपने जेल मंत्री को भी बुलाया, जेल मंत्री भी इनके साथ बैठा था। तो इनका ये कहना था, देखो सुनील, हमें पता है कि जो डायरेक्टर जनरल है काफी करप्ट है, पर इसमें फंस जाएगा सुप्रीम जेल। अगर हम जाके छापा मारते हुए हैं रात को, तो सुप्रीम जेल फंस जाएगा। तो सुप्रीम जेल तो जो कुछ कर रहा है वो डायरेक्टर जनरल के कहने से कर रहा है। तो मैंने कहा ये बात तो है, पर सुप्रीम जेल जब फंसेगा वो खुद ही बताएगा कि मैंने किसके कहने से किया है, रूल्स को तो वायलेट कर ही रहा है। तो फिर मुझे जब मैंने उनको बताया, तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी इसके ऊपर नहीं किया गया। समय चलता रहा ये मेरे ख्याल जब मैं आप करीब 6 महीना, तो मैंने 6 महीना तक लड़कियां आती रही, दारू आती रही, मतलब मैं लड़कियां आती रही, वो किस काम के लिए आती थी मैं आपको फिर वही बात है, इतनी मासूमियत नाप में है ना दर्शकों में है। हाँ, तो इसीलिए मैं परेशान हो गया था, और मैं इसलिए केजरीवाल जी के पास गया था, पर अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। उसका
जो हर्जाना जो है मुझे भरना पड़ा कि मैं जिस दिन रिटायर हो रहा था उसी हफ्ते मुझे चार्जशीट दे दी गई। देख लो, ये होता है हिंदुस्तान में और दिल्ली में। यानी ये अगले वाले पार्ट में आएगा, अगर ये अगला अगले पार्ट वाले बना आना चाहिए। अगर देखें, सब ऊपर वाले के ऊपर है। तो एक देश के बड़ा उद्योगपति जाते जाते आपको भी मुझे आप देखें, मेरा क्या था चार्जशीट पे? मैं आपको बताऊं कि मेरे को मैंने जो 34 साल जेल में ये काटे, वाली कहानी आपने नहीं सुनाई कहीं। आपको सुना रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो क्योंकि आपने मुझे जोश दिलवा दिया तो मैं बताने के लिए मजबूर हो गया। क्या होता है कि मेरे जो 34 साल की नौकरी रही मेरी, सारी सीआर, कोई जेल प्रशासन में ऐसा ऑफिसर नहीं था कि जिसको आउटस्टैंडिंग कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मिली हो। सारी आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। आखिरी साल जो मेरा था, जब मुझे कई बार लगता है कि मैंने गलती की। ये तो आप डिसाइड करेंगे कि मैंने गलती की है या मैंने ठीक किया, कि मैं केजरीवाल जी के पास क्यों गया। जब केजरीवाल जी के पास कोई पावर थी नहीं, मैं क्यों गया उनके पास। आबेल मुझे मार वाली बात जो है मैंने कर दी। आखिरी साल जो मेरा था, जब आदमी कोई रिटायर होने वाला होता है तो आप देखेंगे उसके जो सज्जन भी होते हैं वो भी उसके दुर्जन बन जाते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी को खाने नहीं दिया, आपने किसी को गलत काम नहीं करने दिया, सब आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो आखिरी साल मेरा था, ऐसा था, मैं एक तरह का बिल्कुल जैसे आदमी, बिल्कुल क्या मैं बताऊं, जैसे मेरी जान निकली हुई होती है शरीर में। रोज में आता था, मेरे को एक मीमो पकड़ा दी जाती थी, उसका मैं जवाब बनाऊं। ऐसे करके इन्होंने मेरे को, ये मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, इन्होंने करीब करीब 5 केस, मतलब सारी मैं अकेला मैं अफसर था जेल का जिसको राष्ट्रपति के 2 अवार्ड मिल सकते हैं जेल में। एक होता है मेरिटोरियस सर्विस के लिए, एक होता है डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। मैं अकेला ऑफिसर था जिसको ये दोनों अवार्ड, सबसे पहला अफसर था जिसको ये दोनों अवार्ड मिले थे। पर मेरा आखिरी दिनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया था, हर रोज मुझे एक मीमो मिल जाती थी जिसका मैं जवाब, मतलब मेरा टाइम तो मीमो के जवाब बनाने में लग गया। और इन्होंने कोई 4 या 5 केस बना के, क्योंकि मेरे लिए, मैं क्लास 1 सीनियर ऑफिसर था, मेरे लिए जो पावर थी दिल्ली गवर्नर के पास थी। इन्होंने करीब करीब 5 केसों में यहाँ से चार्जशीट बना के जेल से भेजा इन्होंने गवर्नमेंट को कि इनको इशू करो। गवर्नमेंट ने 4 केस तो इनके खत्म कर दिए, उसको उनका नहीं। एक केस में इन्होंने मुझे चार्जशीट दे दी। वो केस क्या था जो आप मेरे से पूछ रहे थे अभी? वो केस था फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। जैसे आप कोई पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको 4 जगह से परमिशन लेनी चाहिए। मुझे तो पता नहीं था, मैं अकाउंट्स का आदमी था नहीं कि 4 आदमियों से परमिशन लेनी चाहिए थी। मैंने 3 आदमियों से तो ले ली परमिशन, एक आदमी से नहीं ली, तो ये मेरे को उसकी मेमो दे दी। अब एक बड़ी चाय पी सकते सर। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, निर्भया केस। हाँ, निर्भया केस में बहुत सारे सवाल हम सबके मन, क्योंकि आपके जीवन काल में कई बड़ी घटनाएं हुई। निर्भया का, अफजल गुरु का, मकबूल भट्ट, चार्ल्स का हमने जिक्र कर ही लिया है। तो मैं निर्भया से शुरुआत करता हूं, 2-3 किस्सों का हम जिक्र बिल्कुल करेंगे। आप करें। निर्भया केस में राम सिंह जिसकी डेथ हुई थी, 6 आरोपी थे। एक जुवेनाइल था, 4 फांसी पे गए। मुख्य आरोपी राम सिंह कहा था। फिर ये कहा गया कि राम सिंह को दारू पिला के तिहाड़ प्रशासन ने ही मरवा दिया। तिहाड़ प्रशासन ने जानबूझकर उसे हाई सिक्योरिटी में नहीं रखा। वो चाहते थे कि ये मुख्य आरोपी जो है, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे थैंक यू कर दिया जाए, और उसे मार दिया गया। बिल्कुल, ये सब सही कहा मैंने? ये मेरा एलिगेशन है, ये मेरा एलिगेशन है। ये सरकारी वो नहीं है कि मैंने किताब में लिखा हो, मुझे ऐसा लगा। देखिए क्या है कि जेलर का सबसे पहला काम ये होता है कि आपने चाहे जितना मर्जी किसी ने हीनस ऑफेंस क्यों ना किया हो, आप जेलर हो यार, आपको सेफ एंड सिक्योर कस्टडी देना ये आपकी ड्यूटी है। आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो अगर आप सेफ एंड सिक्योर कस्टडी किसी को नहीं दे रहे। इस समय आप जेलर थे? उस टाइम मैं लीगल एडवाइजर था, तो पर जो हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखते हैं वो चीजें मैं रिकमेंड करता था। तो मैंने उस टाइम पे जो डीजी थी उनको कहा मैंने कि इनको जो है हाई सिक्योरिटी वार्ड में रख देते हैं। हाई सिक्योरिटी वार्ड का मतलब ये होता है कि वहाँ पे तमिलनाडु स्पेशल पुलिस होती है और 24 घंटे उसके ऊपर नजर रहती है। पर उनका मुझे रिस्पांस मिला कि नहीं तुम्हें क्या लेना इसमें,
इनको मरने दो। मैंने कहा जी मर जाएंगे, क्योंकि वैसे भी रेपिस्ट के खिलाफ जो हमारे दूसरे प्रिजनर होते हैं उनकी काफी गंदा रिएक्शन होता है। रेप को वहां भी अंदर अच्छा नहीं मानते ना, रेप को अंदर भी कैदी अच्छा नहीं मानते, वो कहते हैं हमारी बहनें हैं, हमारी बेटी हैं, तो वो रेप को अच्छा नहीं मानते। तो मैंने उनको कहा कि आप देखें, आप ये कर रहे हैं पर कुछ भी हो सकता है इनके साथ। वो कहते नहीं, तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। बड़ा ही ब्लंट उनका रिप्लाई था। तो 4 कैसे हाई सिक्योरिटी में गए, एक क्यों नहीं गया? क्योंकि केवल राम सिंह जो था उसे नहीं भेजा गया, बाकी जितने थे मुकेश सिंह, विनय वर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, इन सबको अंदर ले गए थे। नहीं, हाई सिक्योरिटी में शायद इन्होंने किसी को नहीं रखा था, स्पेशल सिक्योरिटी में रखा था, पर राम सिंह को इन्होंने किसी और प्रिजनर के साथ रख दिया। ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। इन्होंने राम सिंह को जेल नंबर 3 में किसी और प्रिजनर्स के साथ रख दिया। तो हमारे यहाँ लॉ ये कहते हैं कि जैसे ही कोई बंदा सुसाइड करता है या कोई अंदर अलार्म वगैरह होता है, कोई बात होती है, अब फौरन जो है आप हूटर होता है, हूटर बजा भूं करके, जैसे पुलिस का होता है, वो लगातार बजता रहता है। तो जैसे वो बजा तो मैं भागता हुआ गया। मुझे किसी ने बता दिया था कि उसने, राम सिंह ने सुसाइड कर लिया। मैं भागता हुआ गया, मैंने वहां देखा कि करीब करीब 10 फीट ऊपर ग्रिल होगी। तो उस ग्रिल से उसने कोई साफा वगैरह अपनी गर्दन से बांध के उससे ऊपर से लटका हुआ था। जब वो आया था जेल में तब मैं इसको मिला था। जब वो जेल पे आया था जिस दिन, क्योंकि उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वगैरह होनी थी, सब कुछ। हमारे यहाँ ना प्रेशर में बहुत चीजें होती हैं। मैंने पहली बार देखा था टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड उनकी जो है रात के टाइम पे हो रही है। नहीं तो टीआईपी जो जज करता है दिन के टाइम पे होता है, इसके लिए रात को। मैंने कहा क्या होती है ये? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है जिसमें कि जो एक्यूज्ड होता है, जो विटनेस होती है, वो एक्यूज को आइडेंटिफाई करता है कि ये बंदा था। तो इसमें जो लड़की का जो दोस्त था, हाँ, वो लड़का वो आया था आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये बंदे थे। तो दिन के टाइम होती है हमेशा, पर उसमें रात को हुई। और मैं वहां बैठा था। तो उसके बाद मैंने इससे राम सिंह से पूछा, मैंने क्या बात हुई, क्यों किया तूने ऐसा? तो उसने जो अपना रीजन दिया, अनस्टेबल सा रीजन था। वो कहता है जी हमारी परिवार में तो ये सेक्स वगैरह जो ओपन में होता है सारा, तो ये लड़का लड़की पीछे बैठे हुए ऐसे अश्लील हरकतें कर रहे थे, तो हमने शराब पी हुई थी, तो हमारे से ये गुनाह हो गया। तो उसके ना एक हाथ पे, वो गाड़ी भी चलाता था एक हाथ से चलाता था, एक हाथ पे रॉड पड़ी हुई थी उसकी, वो बिल्कुल ही वो सीधा रहता था, टेढ़ा कर। फांसी नहीं लगा सकता था अपने हाथ से? हाँ, फांसी 10 फीट ऊपर। एक तो नीचे एक बाल्टी पड़ी हुई थी प्लास्टिक की बाल्टी होगी कितना, 2 फीट उसकी ऊंचाई होगी, 2.5 फीट होगी। उसका कद जो था कोई 5.5 फीट का वो होगा, राम सिंह। तो मुझे तभी लग गया, मैंने, और साथ में उसके 3 बंदे और हैं सेल में। मैंने उनसे पूछा, अरे जब ये फांसी लगा रहा तुम क्या कर रहे थे? हम तो सो रहे थे जी। जेल में कभी भी कोई इतनी गहरी नींद में कभी कोई नहीं सोता। हाँ, कि तुम्हारे सामने एक आदमी आया, ऊपर बांधा, बाल्टी रखा, मैं चढ़ा। 50-60% लोगों का मैं आपको बता रहा हूँ, जेल में आते हैं उनको नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा तुम इतनी गहरी नींद में सो रहे थे? कहते हाँ जी हम तो। वो बड़ा उनका एरोगेंस थी उनकी बात करने में। तो मैं तब समझ गया मेरे को कि ये इसका मर्डर है। जनहित भावनाओं का सम्मान करती है, सोशल मीडिया या बाहर का दबाव, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा था। हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है इससे ज्यादा गुस्सा कहीं नहीं देखा होगा। हाँ, इससे पहले मैंने रंगाबिला में देखा था। हाँ, तब भी ऐसे 80s। हाँ, तब भी ऐसे सेम क्राइम अगेन, रेप केसेस, सेम क्राइम अगेन। तो फिर मैंने जब जाके, मेरे मन में था, मैंने अपने ऑफिसर को बताया कि मुझे तो मर्डर लग रहा है। वो कहते तुम अपना छोड़ो, काम से काम रखो। हाँ, काम से काम रखो, तुम क्यों इसमें? अब इसमें मेरे लिए तो हो गया मारा ना मारा, हालांकि उन्होंने काम ऐसा किया था कि उनको कानून में सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो ये मुकेश, विनय, अक्षय, पवन, 4 को फांसी हुई, ये सबके 6 के 6 गुनहगार थे। क्योंकि इसमें एक व्यक्ति ने कहा था, जो शायद फल बेचता था, कि मैं गुनहगार नहीं था, मैं इसके साथ कहीं घूमने गया था, बाद में मुझे उठा लिया गया। और उसके पिताजी भी। उस पे ना देखिए क्या है कि आप कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोर्ट ने उनको कह दिया कि इन्होंने गुनाह किया, तो उस पे आई नो वन टू कमेंट कि उन्होंने गुनाह नहीं किया होगा। आपने संवाद तो किया होगा ना चारों मैंने से? जो संवाद किया था, तो उस पे जो इसका भाई था, राम सिंह का भाई था, उसका नाम मुकेश था। तो जब राम सिंह ने उससे कुकर्म किया था, तो मुकेश ने गाड़ी चलाई थी। तो मैंने कहा तूने क्यों ये? कहता है मेरा भाई ने तो मेरे को बहुत मारता था, तो अगर वो मारता मुझे, अगर मैं गाड़ी ना चलाता, तो राम सिंह ने, तो इसलिए मैं गाड़ी चला रहा था। तब बारी बारी से लोगों ने उससे कुकर्म किया। तो
इन्होंने देखो क्राइम तो किया है, जैसे जुवेनाइल का कह रहे हैं कि जुवेनाइल ने सबसे ज्यादा किया था, पर हमारे देश में क्या है कि जुवेनाइल एक ऐसा सैक्रोसेंट चीज बन अब गई है। ये मेरे दिमाग में एक सवाल और आया कि जो जुवेनाइल छोड़ दिया गया, हम्म अब 17 साल की उम्र में उसने इतना घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। ऐसा तो है नहीं कि 22-25 में सुधर गया होगा वो। नहीं, वो ये सुधरते नहीं है। तो देखिए इनका जुवेनाइल क्या हुआ होगा? देखिए हमारे यहाँ ऐसे वो खुलेआम घूम रहा होगा, नॉर्मल जिंदगी अब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। नहीं होगा उसकी लाइफ ना में, ना, अगर उसने क्राइम किया होगा तो जेल में बंद होगा, हो सकता है उसने, क्योंकि और ऐसे उसकी लोग, आइडेंटिटी भी आपने रिवील नहीं की। हाँ नहीं, जब तक जुवेनाइल होता है उनको कन्फ्लिक्ट इन लॉ कहते हैं, उनको ये भी नहीं, क्रिमिनल भी नहीं कहते, उनको कन्फ्लिक्ट इन लॉ कहते हैं, वर्ड जो इस्तेमाल होता है। और उसके बाद उसने क्राइम किया भी होगा, जेल में गया होगा, आया होगा, वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन के निकलेगा वो। बट ये कॉन्शियस कैसे अलाउ किया? ये नहीं, मतलब जैसे कई बार सेंटिमेंट भी होता है देखे कि जुवेनाइल को आप ऑफिशियली नहीं छोड़ सकते, अनऑफिशियली ठोक दो। नहीं नहीं ऐसा, हाँ ऑफिशियली तो आपको छोड़ना 3 साल के बाद छोड़ना ही तो होता क्या है। ऐसा हो सकता है कि अनऑफिशियली, जैसे एक व्यक्ति राम सिंह को ये एलिगेशन आता है कि ठोक दिया गया, फांसी चढ़ा दी गई, ऐसा हो सकता है कि जुवेनाइल जो निर्भया केस में छूट गया हो, उससे अनऑफिशियली ठोक दिया गया हो सकता है ठोक भी दिया गया, अभी हम वहाँ पे तो हम जानते नहीं कि वो क्या कर रहा है, हो सकता है ठोक दिया गया हो। ऐसा हो सकता है हो सकता कि वो जिंदा ना ही हो आज के टाइम में, बिल्कुल 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 क्योंकि उस टाइम भावनाएं बहुत एक स्पीक पर थी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जुवेनाइल को लेके भी विरोध जता रहे थे। पर मैं आपको बताऊं कि हाँ, जुवेनाइल को लेके वो जो उसमें रोष अपना वो प्रकट कर रहे थे, इन्होंने तब लॉ को चेंज किया। जो कानून क्या है, जो जज साहब ने जो डायरेक्शन दी होती है सुप्रीम जेल को, उसमें लिखा होता है हैंग टिल डेथ। तो अब टिल डेथ जो है, अगर उसको एक बार लटकाने पे नहीं हुआ, तो अगर आप टांग खींच के भी कर रहे हो तो ये वो भी भी एक उसमें मिसकंसेप्शन है लोगों में कि पहले शायद था कि एक बार लटकाओ, इतनी देर में मर गए, नहीं मरे तो जिंदा छोड़ देंगे तुमको। नहीं नहीं, ऐसा बाद में नियम चेंज हुआ। ऐसा रूल कभी भी नहीं था। हाँ, पहले होता था हैंग इन, फिर बाद में इन्होंने चेंज ये किया हैंग टिल डेथ। तो जैसे ये रंगा वाला सीन जो दिखाया गया नेटफ्लिक्स हाँ, सीरीज में भी, ब्लैक वॉरेंट में, हाँ उसमें दिखाया गया कि नीचे लटक रहे हैं, फिर आप लोग सकपका गए, कांपने लगे, बातचीत हो रही थी, तो क्यों नहीं दोबारा से उठा के फिर से खींच दिए? नहीं, वो जो अगर दोबारा से उसको करते फिर खींचते, एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई बहुत कमजोर है, मतलब थिनली बिल्ट है, कमजोर वर्ड तो नहीं कहूंगा, बहुत थिन है, पतला है, वो अगर अपने सांस को जो फुला लेता है, जैसे वो करके अपना सांस फुला के, जब उसको लटकाया, उसने सांस फुलाया हुआ था, तो फिर जैसे लटकता है उसके बाद सांस धीरे धीरे उसकी दोबारा वो अपना रास्ता बना लेती है, इससे उससे वो जो है फिर जिंदा रह जाता है। तो इसलिए उसको ये भी ट्रिक पता थी। हाँ, तो उसका ये था, उसने क्योंकि आप बहुत ज्यादा कई बार डर जाते हो तो आप सांस वगैरह रोक लेते हो, तो उसने ये किया। तो फिर क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि उसको टिल डेथ आपने जो है वो करना है, तो फिर हमारे सिपाहियों ने कहा कि इसको जो है खींच के हम कर तो लेते ये सच सीन है कि रंगा को पकड़ के सिपाही के आगे लटक जाओ तुम? हाँ, सिपाही के नीचे से जाके, क्योंकि जो वेल था जहाँ पे उनकी बॉडी लटक रही थी, तो उसकी टांगों को नीचे खींचा, तो उसके बाद वो सिपाही साहब को तो नींद ही नहीं आएगी 2-4 रात। हाँ, मतलब आप कल्पना कीजिए कि आपसे कहा जाए कोई आदमी लाश लटकी पड़ी है और सांसें जिंदा है, और आप उसको पकड़ के लटक जाइए ताकि वो मर जाए। हाँ, पर देखिए मैं बहुत सेंसिटिव था, मैं ऐसी बातों में बहुत सेंसिटिव था। मैं इनफैक्ट अगर बॉडी देख भी ली किसी की तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी। आप दारू पीते हो? नहीं। तो बिना दारू पे कैसे आप इतना सब देख लेते थे? मैं एग्जीक्यूशनर तो नहीं था ना, मैं हैंगमैन नहीं था। फिर भी सामने तो देखते होगे ना। हाँ, हमने तो सुना है कि जल्लादों को पौवा दिया था कि बाबू पी लो, फिर चढ़ाना, फिर खींचना। जेल की अगर आप नौकरी कर रहे हो ना, बहुत बार ऐसे होता था कि हमें कोई बंदा मिल नहीं रहा होता था, हम देख रहे हैं कैदी हमारा मिल नहीं रहा, और वो कहीं हमें लगता था ये छुपा हुआ होगा या कोई बात होगी, थोड़ी देर में लगता है यार सिर के ऊपर कुछ लग रहा है, वो देखते थे वो बंदा लटका हुआ है। ऐसे केस बहुत होते थे यार, लड़ाई झगड़े में मारा गया। धीरे धीरे ना हमारा दिल पक गया। पहले कैसे होता था, जब मैं इस नौकरी में गया था, मैं किसी शमशान घाट को भी नहीं देखता था। शमशान घाट के आगे से निकलते थे, सीधा मुंह करके निकलता था कि शमशान घाट को नहीं देखना, डर लगता था। पर धीरे धीरे ऐसे पक हो गया कि 8 फांसी चढ़वाई आपने? 8 फांसी चढ़वाई नहीं कह सकते, देखिए ये देखी। कौन कौन 8 फांसी में था आपके? 8 फांसी में सबसे पहले मैंने जो देखी थी, आप रंगा बिल्ला हो गए 2, फिर मोहम्मद मकबूल भट्ट कह लें, मकबूल भट्ट 3, जो कश्मीर सेपरेटिस्ट थे। उसके बाद ये करतार सिंह उजागर सिंह, डॉक्टर विद्या जैन मर्डर केस में जो थे, करतार सिंह उजागर सिंह हो गए। उसके बाद इंदिरा गांधी किलर आ गए,
सतवंत सिंह और केहर सिंह। सात और उसके 8वीं में जो है अफजल गुरु की। अफजल गुरु 8 फांसी ये थी। हाँ। अब हम भी चले आते हैं मकबूल भट्ट अफजल गुरु पे। हाँ। मकबूल भट्ट को पॉलिटिकल प्रेशर में फांसी दी गई थी, क्योंकि बड़े अच्छे रिश्ते दिखाए गए हैं आपके मकबूल भट्ट से। हाँ, मुझे हालांकि कश्मीरियों से आपके रिश्ते अच्छे रहे हैं। नहीं, मेरे सबसे रिश्ते अच्छे रहे। आप किसी भी प्रिजनर से पूछेंगे, सब ये कहेंगे कि सुनील गुप्ता जी ने ह्यूमन राइट में और हमारे लिए बहुत काम किया। मकबूल भट्ट का दिखाया बैडमिंटन खेलते थे अंदर बैठ के। देखिए, हाँ, इसमें तो ये सब आपके सपने में नहीं आते हैं लोग कभी कभी रात में? नहीं मैंने कहा ना, मजबूत हो गए। कैसा आया हो कि हेलो गुप्ता जी, आई एम मकबूल भट्ट, फादर ऑफ कश्मीर, या आई एम अफजल गुरु। मैं भी बाय कर दूंगा। फांसी में क्या क्या होता है लास्ट डे? देखो, फांसी में क्या होता है, मैं इसी का थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। फांसी का क्या होता है कि जैसे डेथ सेंटेंस हुई, डेथ सेंटेंस सेशन जज ने दे दी। एडिशनल सेशन जज होता है जो देता है। फांसी की सजा कानून ये कहता है कि जब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं करती तब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो फिर सेशन जज साहब ने दी, वो फाइल हाई कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट में अपील भी साथ सुन लेंगे। अगर हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, उसके बाद नेचुरली वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में होता है क्यूरेटिव पिटीशन लगाते रहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी तो फिर वो जाएगा राष्ट्रपति जी के पास, या अगर स्टेट में रहता है तो गवर्नर के पास जाएगा, फिर उसके पास राष्ट्रपति जी के पास आ जाता है। मकबूल भट्ट को सब मिला था करने का राष्ट्रपति तक? हाँ, तो जब राष्ट्रपति जी के पास गया तो राष्ट्रपति ने अगर उसकी जो मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी तब माना जाएगा, तब वो फाइनली एग्जीक्यूटेबल सेंटेंस होगी, जो मैं बात कर रहा था ना। उसके बाद कानून ये कहता है कि आप उसको जो है सेल में सोलिटरी कन्फाइनमेंट आप रख सकते हो। आपने सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया उनको, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में आपने रखा। उसके बाद कानून ये कहता है कि आप उनके पास जो भी फालतू कपड़े हैं या फालतू का सामान है सब निकाल दोगे। इवन बर्तन भी जो है, चाय वगैरह के बर्तन, चाय उसको उसमें प्लास्टिक के मग्गे में देते हैं। और खाना वगैरह भी जो है उसको जैसे ही आप खाना खा लेगा, थाली वगैरह वो एकदम आप बाहर निकाल दो। उसको जो आप कपड़े भी दोगे, नाड़ा ना हो, ताकि वो, क्योंकि मैंने देखा, देखो आप सुसाइड करना इतना आसान होता है। मैंने ऐसे ऐसे सुसाइड देखे, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, पीछे सपोज आयरन ग्रिल है, बस आयरन ग्रिल के जो एक वो ज्वाइंट होता है उससे एक नाड़ा बांधा, अपने गले में किया, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर था, मैं नीचे बैठ गया, चला गया। सुसाइड करना मैंने बहुत सुसाइड देखे हैं जेल में। तो सुसाइड ना करे इसलिए पूरे स्टेप्स लिए जाते हैं। राउंड दी क्लॉक उसको सर्विलेंस में रखा जाता है। एक हमारा आर्म्ड बंदा होता है जो कि सेल के आगे खड़ा रहता है, पूरी आपके ऊपर वॉच रखता है। उसके बाद कानून ये कहता है कि आप उसको रिलीजियस लिटरेचर जो वो दोगे। मुस्लिम है तो आप कुरान देंगे, क्रिश्चियन है तो बाइबल देंगे, हिंदू है तो गीता देंगे, सिख है तो उनको ग्रंथ देंगे, ताकि वो शांति से मर सके। इन बिटवीन आप उसको अपने घर वालों से मिलने के लिए आप पूरा उसको आज़ादी दो। घर वाले उसके, कई बार मैं करतार उजागर के केस में देखता था, पूरे का पूरा गांव मिलने के लिए आ जाता था, हम तब भी मिला देते थे। तो उसके बाद जो है उसमें फिर क्या होता है, जो प्रॉपर्टी वगैरह का आपका होता है, जो आप अपने उसको घरवाली को या बच्चों को बता देते हो कि आप ये इस इसको दे देना। उसके बाद जो है जब वो हो जाता है, मैंने आपको जैसे 15 दिन का टाइम बताया, तो फिर जिस दिन फांसी होनी होती है, फांसी वाले दिन आप उसको नला धुलू के जो भी है, आप मॉर्निंग चाय वगैरह देते हो उसको। उसके बाद जो है उसको काले कपड़े पहना देते हैं। मतलब एक काला, जैसे इनका वारंट होता है वही ब्लैक वारंट होता है, इसमें काले कपड़े इनको पहनाते हैं। तो काले कपड़े पहना के इनको फिर हाथ पीछे से हैंडकफ लगा देते हैं हाथों पे, और फिर इनको चला के ले जाते हैं वहां तक, खूब रोना गाना होता होगा। गैलोस तक। हाँ, ज्यादातर बड़े डिप्रेस होते हैं, गैलोस तक ले जाते हैं। और गैलोस तक ले जाके फिर वहां पे हैंगमैन होता है, वो गैलोस पे खड़ा करके इनके गले में नूज डाल देता है, लीवर खींचा, फिर सुप्रिटेंडेंट के इशारे का होता है। हाँ,
लीवर खींचा। वो उससे पहले एक मैजिस्ट्रेट भी होता है, मैजिस्ट्रेट जब लटकाने से पहले पूछता है भाई कोई लास्ट विश, कोई नहीं, लास्ट विश नहीं होती। लास्ट विश कुछ नहीं होता। उनका ये होता है लास्ट विश, ये गलत हम समझते हैं। वो होता है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी वगैरह, मैजिस्ट्रेट है वहां जा रहा है तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह किसी के नाम पे करना चाहते हो, अगर वो कहता है हाँ मैं ये मेरी ये प्रॉपर्टी है, मूवेबल है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके नाम पे कर, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है और वो वैलिड होता है। ये लास्ट विश वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। लास्ट विश वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। लास्ट विश वाला कोई कंसेप्ट नहीं, जैसे को कहते हैं ना कि उसने नॉन वेज खाया, ये खाया, वो खाया, ऐसा कोई एक आदमी को पता है 1 घंटे बाद मरने जा रहा है तो नॉन वेज या वेज वो कोई कहता है हमको फलानी हीरोइन की पिक्चर देखनी है। तो ऐसा कंसेप्ट नहीं, वो खाली प्रॉपर्टी का होता तो है। ये फर्जीवाड़ा सब है लास्ट विश वाली कहानी। हाँ, ये सारा फर्जीवाड़ा है। उसके बाद जब उसको फांसी लग गई, अब कानून ये कहता है, हमारे टाइम पे ये कानून नहीं होता था, अब कानून ये कहता है कि जैसे आपने फांसी लगा दी, 2 घंटे बाद डॉक्टर जो है अनाउंस करेगा कि लाइफ इज एक्सटिंक्ट। व्हेन ही विल अनाउंस दिस, देयर आफ्टर यू विल सेंड द बॉडी फॉर द पोस्टमार्टम। अब पहले नहीं होता था, अब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी, वो ये देखने के लिए कि द एग्जीक्यूशन वाज कैरिड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द जेल मैनुअल। वो कहते हैं किसी को लास्ट भी उसकी टाइम है, एज पर रूल्स आपको सारा करना चाहिए। लेकिन मकबूल भट्ट में जब ये हुआ तो आप लोगों ने देखा एक सीन दिखाया गया कि फिनरल जो था वो मुस्लिम रीति रिवाज से किया गया, और शायद पहली बार ऐसा हुआ था। नहीं, ऐसा होता है, फिनरल हर एक का जो है उसके रीति रिवाज से किया जाता है। मतलब इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, हमारा रूल्स भी कहते हैं इस चीज का कि जिस धर्म का है वो उस धर्म के उसकी बॉडी कश्मीर नहीं भेजी गई थी। ये बॉडी उसके घर वालों को देनी है या नहीं देनी, ये पुलिस फैसला करती है, गवर्नमेंट फैसला करती है। गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि उसकी बॉडी उसके घर वालों को नहीं देनी, मतलब कश्मीर में जो आप बात कह रहे हैं उसके घर वालों को नहीं देनी, इसलिए उसको हमने वहीं पे जहाँ कंडेम सेल था, वार्ड था हमारा, उसी में दफना दिया था। ऐसी अफजल गुरु को भी जो है पुलिस ने आगे अफजल गुरु पे। अफजल गुरु वाज इंस्पायर्ड बाय मकबूल भट्ट। हाँ, कहते थे कि उनका जो है पॉलिटिकल गुरु जो है मकबूल भट्ट था। मकबूल भट्ट था, फिर कहते थे, मैं आपको फिर हाँ मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आपने भी कई जगह कहा कि आपको अफजल में थोड़ी सी निर्दोष नजर आता था, कि वो आतंकी नहीं था। ये आपकी बातों में मुझे एक सॉफ्टनेस अफजल गुरु की तरफ नजर आता है, और ये मैं रिलेट करता हूं अपने टीवी के दिनों से, जब जेएनयू में रहते थे कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है। अफजल के लिए बहुत सारे लोगों ने पिटीशन लगाई, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अफजल गुरु को निर्दोष मानते हैं, संसद हमले का दोषी नहीं मानते हैं। आप अफजल के टुवर्ड इतने सॉफ्ट क्यों थे? आप अफजल को लेकर रो क्यों रहे थे? क्योंकि देश में बड़ा सेंटिमेंट है जो अफजल को आतंकी मानता है, और वो आपको भी इसके लिए देशद्रोही कह सकता है। कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए क्या था कि मैं अफजल को दोषी या निर्दोषी कहने वाला मैं कुछ होता नहीं था। मैं लास्ट का जो दिन था वो मैंने उसके साथ गुताया, कुछ 1 घंटे ही उसके साथ बिताए थे। जो उसने मुझे बताया, उसने सबको, सुप्रीम जेल भी थे और भी थे, उसने बताया कि वो आतंकी नहीं है। कहते हैं हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, बताने का मुझे कोई फायदा नहीं है, पर मैं आपको आखिरी अपनी वो बता रहा हूँ कि मैं आतंकी नहीं हूँ। मैं इस टाइम हमारा गला हुआ सिस्टम है, करप्शन है, इसके खिलाफ था। आप मेरा रिकॉर्ड देख लो, मैं PUCL में एक PUCL NGO है, मैं बड़ा एक्टिव था। वो करप्शन के खिलाफ मैंने काफी ज्यादा काम किया है, आप देख लो। और अगर मैं टेररिस्ट होता, जो बात मुझे अपील की, तो मैं अपने बच्चे को MBBS करवाता। ये मैंने सुना आपने जो स्टेटमेंट, मैं आपका वर्ड कोट करता हूं जो आपने कहीं कहा था कि उसने मुझे कहा कि मैं आतंकी नहीं हूं, अगर मैं होता तो बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाता। वो सफाई देने लगा, मैंने कहा कोई फायदा नहीं। उसने कहा मैंने पूछा तुम घर वालों कुछ कहना चाहते हो? मैंने कहा कि तुम लिखकर दे दो कुछ। वो इतना अच्छा था कि उसने मुझे लिखकर दिया। अपनी पत्नी को लिखा कि अब जो कुछ होगा भगवान की मर्जी है, मैं जा रहा हूं, आप बेटे की पढ़ाई पूरी करना, सबको कहना वहां शांति बनाए रखें। उसने मुझसे कहा कि चाहता हूं जब फांसी दी जाए तो आप मुझे देखते रहें, आपकी आंखों में दया नजर आती है। अब ये बहुत सॉफ्टनेस आपकी अफजल गुरु तो नजर आ रही है। जब भी किसी को आप लटकाने जा रहे हो तो सॉफ्टनेस आपकी हमेशा होती है। बट चाहे रंगा बिला भी है, आपकी सॉफ्टनेस कोर्ट ने उसे आतंकी माना था। और जैसे लादेन को मैं पढ़ता हूँ, लादेन भी पढ़ा लिखा था, तो पढ़ाई का आतंकवाद से पैमाना कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया, जो जेलर का और जो प्रिजनर का रिश्ता होता है, गेस्ट और होस्ट का होता है। ठीक है, जब आपका गेस्ट और मैं बताऊं, ज्यादातर जो हमारे प्रिजनर होते हैं, मैंने आपको बताया, प्रिजनर अगर हमारी हेल्प ना करें तो हम जेल नहीं चला सकते। ज्यादातर प्रिजनर होते हैं, कई होते हैं बड़े बड़े हीनियस ऑफेंस में आए होते हैं। हमारा लॉ ये कहता है कि आप उसके ऑफेंस की तरफ नहीं देखोगे। गांधी जी ने भी कहा था, हेट दी क्राइम, हेट दी सिन, नॉट दी सिनर।
तो हम उसमें कोई ऐसी चीज नहीं करते कि उसने ये क्राइम किया हुआ है। हमारे बहुत सारे टेररिस्ट होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारी जेल प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद, बहुत सारे टेररिस्ट होते हैं। तो हम उसमें उसका वो क्राइम नहीं देखते, खाली सेफ्टी रीजन से देखते हैं क्राइम की। अगर उसका ऐसा ये क्राइम सवाल मैं फिर पूछता हूँ दोबारा से, एक नए से फ्रेम करता हूँ। मैंने एक पॉडकास्ट किया देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी का। हाँ, मैंने उनसे भी ब्लंटली पूछा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अफजल गुरु आतंकी था? उन्होंने कहा कि देश की अदालत ने जो फैसला लिया मैं उससे एग्जीक्यूट करा था। तो मैंने कहा देश की अदालत ने आतंकी माने किया, क्या वो आतंकी था? उन्होंने कहा आप मेरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हो, मैंने सरकारी आदेश का पालन किया। हमने ये भी सुना कि बहुत सारे लोगों ने पिटीशन लगाई थी आधी रात को कि अफजल गुरु को फांसी ना दी जाए, उसकी फांसी रोकने की बड़ी कोशिश की गई थी। ये सब सच है? नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि इनका जो फांसी का जो ऑपरेशन हुआ था, वो क्योंकि एक बहुत बड़े, आप टेररिस्ट को अगर आपके उससे देखें, बहुत बड़े सिक्योरिटी रिस्क, हम टेररिस्ट ना कह के सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर कहते हैं, अब बहुत बड़े सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर को हैंग करने जा रहे थे। तो इसलिए इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी जो है रखनी होती है। तो इसमें इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी थी कि बाहर किसी को पता ही नहीं लगा। तो बाहर जो लोग हंगामा कर रहे थे, नहीं, किसी को नहीं पता था कि इनको फांसी जो है लगने जा रही है। आपका अपना अनुभव? कोर्ट का तो तभी, मतलब इनका जो है, जब इनको फांसी लग गई तो होम मिनिस्टर शिंदे साहब ने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने उसको फांसी पे लटका दिया। प्रेस वालों को, आम पब्लिक को तभी पता लगा कि वो फांसी लगी। फांसी के जितने भी हमारे ऑपरेशन होते हैं बड़े ही सीक्रेट तरीके से होते हैं, और सीक्रेट तरीके से ही अफजल को फांसी दी।